हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीसीएस 2020 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने ये उत्तर प्रदेश विशेषांक का बजट सीरीज आपके सामने रख रहा हूँ। ये तैयार किया है आपके लिए और उम्मीद करते हैं कि इसमें से जो भी करंट अफेयर्स है या जो यूपी बजट 2020-21 का है उसमें से जो भी विशेष प्रश्न पूछे जाएंगे या जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें इसमें आपको मदद मिलेगी। हमने इस बजट में केवल उन्हीं तथ्यों को लिया है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है या उपयोगी है। बाकी हमने तथ्यों को इसमें से हटा दिया है क्योंकि बजट भाषण जो था वो करीब 37 पेज का था, तो पूरा 37 पेज आपके लिए उतना उपयोगी नहीं था। तो उसमें से मैंने आपके लिए केवल मुख्य तथ्यों को निकाल करके रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए ये उत्तर प्रदेश का बजट 2020-21। शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में मैटर तैयार है। इसमें शुरुआत में हमने जो किया है वो हिंदी मीडियम का मैटर है, इसके बाद लास्ट में इंग्लिश मीडियम का मैटर दिया हुआ है। तो जो भी प्रतियोगी छात्र हैं, जो भी आप लोग हैं, इसमें लिंक में जा करके जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो उनके लिए इंग्लिश मीडियम में है और जो हिंदी मीडियम के हैं हिंदी मीडियम में अपना अपना मैटर अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑन फरवरी 18, 2020 उत्तर प्रदेश फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना प्रेजेंटेड द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी विधानसभा में 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने उत्तर प्रदेश का 2020-21 का बजट पेश किया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू दिस। इसके विषय में निम्न तथ्यों को विचार करिए, निम्न तथ्यों पर विचार करिए। द साइज ऑफ द बजट प्रेजेंटेड इन is rupees 5,12,860.72 करोड़। यानी जो बजट का साइज था, जो बजट प्रस्तुत किया गया वो 5,12,860 करोड़ रुपए का बजट था। द बजट 2020-21 is the largest budget in the history of उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह बजट 2020-21 का जो बजट पेश किया गया उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। द बजट प्रपोजेस टू एस्टैब्लिश 7 यूनिवर्सिटीज। इस बजट में 7 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है। Which of the following statement is are correct? ये उपर्युक्त में से कौन से तथ्य सही है ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों तथ्य सही हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ओनली 1 and 2, पहला और दूसरा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि उत्तर प्रदेश के बजट का जो साइज था वो 5,12,860 करोड़ का था और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट था उत्तर प्रदेश के इतिहास में। और बजट में 7 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव भी किया गया है। तो ये तीनों तथ्य सही हैं। तो इसलिए जो इसमें ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यही इसका सही उत्तर है। तो चलिए ध्यान में रखते हुए, इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करते हैं, एक फैक्ट्स की बात कर लेते हैं और एक फैक्ट्स को जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक फैक्ट्स को हमने एक लाइन में लिखा हुआ है और उस लाइन को ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि हमने हिंदी में टाइप करने की कोशिश किया था, बोल करके टाइप करने की कोशिश किया था। कई जगहों पर हिंदी टाइपिंग मुझे आती नहीं है, तो कई जगहों पर सा का सा हो गया है, सा का सा हो गया है, कई जगहों पर इस तरह की मिस्टेक है। तो उन मिस्टेक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, तथ्यों पर ध्यान दीजिए और तथ्यों को मैं आपको बता रहा हूँ। तो 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया था। बजट में यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये उत्तर प्रदेश वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश के बजट का आकार 5,12,860 करोड़ रुपए का दिखाया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 33,159 करोड़ रुपए अधिक है। यानी पिछले बार
2019-20 में जो बजट पेश किया गया था उससे ये बजट 33,159 करोड़ रुपए अधिक है। तो आपकी बार 2020-21 में इस बजट का आकार है 5,12,860 करोड़ रुपए। तो स्वाभाविक है कि प्रश्न उठता है कि 2019-20 में बजट का आकार कितना था। तो उस समय बजट का आकार था 4,79,701 करोड़ 10 लाख रुपए। 4,79,701 1.10 करोड़ रुपए, यानी 4,79,701 करोड़ रुपया था, जो कि 18-19 यानी उसके पहले एक वर्ष जो पहले था उस बजट के पहले 12% अधिक था। यानी 2018-19 का जो बजट था वो उससे 2019-20 का बजट 12% ज्यादा था, और 2019-20 के बजट से 2020-21 का बजट 33,159 करोड़ रुपए ज्यादा है। अगला तथ्य है, फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। ये जानते हैं आप कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, लखनऊ में किया गया था और ये काफी सक्सेसफुल रहा। तो इसको उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का सफल आयोजन किया गया। किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से द मिलेनियम फार्मर्स स्कूल कार्यक्रम आयोजित किया गया था। द मिलेनियम फार्मर्स स्कूल आयोजित किया गया ये, और अंतरराष्ट्रीय धान संस्थान फिलीपींस की पहली शाखा वाराणसी में स्थापित हुई है। ये भी एक फैक्ट है, इसको भी ध्यान में रखने वाली बात है। आधुनिक भारत के महान संत मनीषी उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन पर 12 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का प्रदेश में आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया था, ये भी लखनऊ में ही आयोजित किया गया था। ये आप लोगों को हम बता दें तो यहाँ पर मैंने 3 तथ्य आपको बताए, 4 तथ्य बताए कि फरवरी में उत्तर प्रदेश समिट का इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट आयोजित हुआ। किसानों का आय दोगुना करने के उद्देश्य से द मिलेनियम फार्मर्स स्कूल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतरराष्ट्रीय धान संस्थान फिलीपींस की पहली शाखा वाराणसी में स्थापित हुई। ये फैक्ट्स थे, इनको आप याद कर लीजिए। 7वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 15 जनवरी से 19 जनवरी 2020 तक लखनऊ में पहली बार किया गया। नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 27 जनवरी 2020 से 31 जनवरी, ये एक फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। 27 जनवरी से 31 जनवरी तक 5 दिवसीय गंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। इस गंगा यात्रा का शुभारंभ बिजनौर और बलिया दोनों जगहों पर एक ही साथ किया गया था। तो इसलिए इस फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा। एक साथ दोनों की यात्राएं सड़क मार्ग से शुरू की गई थी, नाव से शुरू की गई थी। यात्राएं सड़क मार्ग और नाव द्वारा की गई। बिजनौर से कानपुर और बलिया से कानपुर तक की यात्राएं की गई थी और कानपुर में इसका समापन किया गया था। तो यानी बिजनौर से कानपुर और इधर बलिया से कानपुर जाकर के कानपुर में इसका समापन किया गया था। कब किया गया था? नमामि गंगे मिशन का ये आयोजन था, ये ध्यान रखिएगा। अगला फैक्ट है, केंद्र सरकार के अनुरूप उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग के स्थान पर जैसे कि केंद्र में नीति आयोग बनाया गया। जैसे वहां पर योजना आयोग था तो 1 जनवरी 2015 से वहां पर नीति आयोग का गठन किया गया था। उसी तरह पर यहाँ पर राज्य नीति आयोग का गठन किया गया है। राज्य नीति आयोग के गठन करने का प्रस्ताव किया गया है इस बजट में। तो अब इस बजट में ये प्रस्ताव किया गया है, जैसे सेंटर में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना है, उसी तरीके से अब राज्य में भी राज्य नीति आयोग बनाया जाएगा। चलिए अब औद्योगिक विकास एवं स्थापना से संबंधित कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2024 तक 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य भारत का रखा गया है। उसी क्रम में इन्होंने ये टारगेट रखा है कि हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को
1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनाएंगे। अगला फैक्ट है 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन लखनऊ में 5 से 9 फरवरी 2020 तक किया गया था। बहुत सफल आयोजन रहा था, बहुत हाई फाई आयोजन था और ये 11वां डिफेंस एक्सपो था। तो आपको बता दें कि ये बहुत ही सफल आयोजन था। खास करके यूपी के संदर्भ में तो हम कह सकते हैं कि हम सरकारों से परे जाकर के अगर बात करें तो भी ये बड़ा सफल आयोजन था। इस आयोजन में 40 से अधिक देशों के रक्षा मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। 23 MOU उत्तर प्रदेश सरकार के डिफेंस कॉरिडोर की ओर से हस्ताक्षरित किए गए, जिनमें प्रदेश में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। यानी महत्वपूर्ण तथ्य सिर्फ ये है कि 40 देश के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ इसमें, और 5 से 9 फरवरी के बीच में ये डिफेंस एक्सपो जो 11वां डिफेंस एक्सपो था ये आयोजित किया गया, कहां? लखनऊ में। चलिए अगला, प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबाई में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योजना कहां से कहां तक है? लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर की योजना है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे योजना है, ये कहां से कहां तक है? इसकी लंबाई 91 किलोमीटर है और ये गोरखपुर से पूर्वांचल को जोड़ते हुए ये लखनऊ को जोड़ेगी। लखनऊ से लेकर के गोरखपुर तक को जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बलिया को जोड़ रही है, बलिया इसको बलिया लिंक एक्सप्रेसवे को भी कहा जा रहा है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बलिया लिंक एक्सप्रेसवे आगे ले जाकर के इसको नाम दे दिया गया है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू हो रहा है, बनारस तक जा रहा है और इसके बाद उधर इसको बलिया लिंक एक्सप्रेसवे नाम दे दिया गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। तो ये भी आप जानते होंगे, ये इसको गति देने के लिए चित्रकूट जनपद को इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के मार्ग से जोड़ा जा रहा है। इसको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यानी चित्रकूट इटावा आगरा लखनऊ का एक्सप्रेसवे जो है वो इससे जुड़ रहा है, इटावा के माध्यम से इटावा में आकर के जुड़ रहा है और चित्रकूट जनपद को इससे जोड़ा जा रहा है। कुल इसकी लंबाई है 297 किलोमीटर। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 637 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे, ध्यान रखिएगा गंगा एक्सप्रेसवे जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे होगा। इसका निर्माण किया जा रहा है कहां से? मेरठ से प्रयागराज तक 637 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो फैक्ट क्या क्या है? मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 637 किलोमीटर लंबा है गंगा एक्सप्रेसवे जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। नागरिक उड्डयन की बात कर लेते हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसका संचालन 2023 तक संभावित है। यानी कुल मिलाकर के सीधा एक फैक्ट है कि जेवर में जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो ये एक फैक्ट है, इसे याद कर लीजिए। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब आइए कानून व्यवस्था के लिए मुद्दे पर बात कर लेते हैं। महिलाओं की सुरक्षा हेतु दिसंबर 2019 से सुरक्षा कवच योजना प्रारंभ की जा रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, सुरक्षा कवच योजना 2019 से शुरू हो रही है, उसके लिए प्रोविजन किया गया है। रात इस योजना में है क्या? कामगारी महिलाओं तथा महिला यात्रियों द्वारा रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक 112 नंबर डायल कर पुलिस सुरक्षा की मांग किए जाने पर पुलिस उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। यानी 112 नंबर डायल करें, रात 10 बजे से 6 बजे तक अगर वो कहीं फंस गई है या कहीं पर उनको ऐसी जगह पर जहां से उनको अकेले घर जाना पड़ रहा है तो वो 112 नंबर डायल करें, पुलिस सुरक्षा में उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, प्रस्तावित है। ये भी एक स्थापना होने जा रही है। महिला एवं बाल कल्याण की बात कर लेते हैं।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत, यानी एक जो योजना चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम 68 जनपदों में संचालित किया जा रहा है। अगला है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। तो ये दोनों योजनाएं हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। एक और योजना है स्वधार गृह योजना। स्वधार गृह योजना किसके लिए है? वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुनर्वासन एवं जीवन यापन हेतु स्वधार गृह योजना का संचालन किया जा रहा है। अब देख लेते हैं युवाओं के लिए क्या था इस बजट में। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जो हमने अभी ऊपर बात किया था, सहारनपुर, आजमगढ़ एवं अलीगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। ये 3 राज्य नए विश्वविद्यालय होंगे। इसके अतिरिक्त जनपद प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। तो कुल कितने विश्वविद्यालय हो गए? 6 हो गए। सहारनपुर, आजमगढ़, अलीगढ़ 3, पुलिस फोरेंसिक यूनिवर्सिटी 4, प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी 5 और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय 6। ये 6 नए विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। जनपद मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बस्ती एवं गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। नए इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रस्ताव है, तो ये नए इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। सरकार द्वारा प्रदेश में 8 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। हरदोई, एटा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर और मिर्जापुर, ये 8 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव है। और 13 जो नए मेडिकल कॉलेज पहले से थे उनको स्वीकृति मिल गई है। 13 नए मेडिकल कॉलेज पहले वाले कौन कौन से हैं? बुलंदशहर, बिजनौर, औरैया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, ललितपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, कौशाम्बी और चंदौली। इनको स्वीकृति मिल चुकी है। इनके लिए अब आगे का काम शुरू हो रहा है। एक महत्वपूर्ण और बता दें कि लखनऊ में एक अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय बन रहा है। इसका निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है आजकल खैर। और किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का एक सैटेलाइट सेंटर बलरामपुर में शुरू हो चुका है। ये खैर अब जब ये बात की गई थी तब स्थापित किया जा रहा है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ आज की डेट में ये शुरू हो चुका है। तो बलरामपुर में केजीएमसी का सैटेलाइट सेंटर चल रहा है और जो सारे मेडिकल कॉलेज को संबद्धता देने के लिए यानी केजीएमसी से संबद्धता हटा करके अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय, माननीय अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। अगला है ग्राम विकास एवं पंचायती राज से महत्वपूर्ण फैक्ट। पहली बार बनटंगिया, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। बनटंगिया, मुसहर, कोल एवं थारू जनजाति के 38 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। जब इसको राजस्व ग्राम घोषित कर दिया गया, इससे फायदा क्या होगा? इन गांवों के गरीबों को आवास, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली और राशन कार्ड की सुविधाएं मिल जाएंगी। इसके पहले जब तक इनको राजस्व ग्राम नहीं घोषित किया गया था तब तक ये जनजातियां थी और इनके गांवों को ग्राम घोषित नहीं किया गया था, इनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती थी। लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा एवं शाहजहांपुर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 को लागू किया जा रहा है। अगला फैक्ट है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपद ओडीएफ घोषित हो चुके हैं, स्वच्छ घोषित हो चुके हैं। तो ये एक फैक्ट है, इसको जान लीजिए। यानी पूरे 75 जनपदों को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। स्वच्छता कितना है खैर आप जानते होंगे। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पहले एमएसएमई के क्षेत्र में एक समृद्ध प्रदेश के रूप में जाना जाता था। वर्तमान सरकार ने ओडीओपी जैसी योजना लाकर, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक उत्पाद एक जिला, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजना लाकर परंपरागत उद्योगों को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। योजना हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति 2017 लागू की जा रही है।
प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक कारीगरों जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि पारंपरिक हस्तशिल्पियों की कलाओं के प्रोत्साहन हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू है। ये याद कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना कहां पर है? यूपी में। अब आते हैं बजट के महत्वपूर्ण हिस्से पर। यानी बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि बजट में कुल कितनी प्राप्तियां हैं। 5,12,860 करोड़ रुपए के बजट में कुल प्राप्तियां हैं 5,558 करोड़ 53 लाख रुपए। 5,558 करोड़ 53 लाख रुपए। अब अनुमानित है कुल प्राप्तियों में 4,22,567 करोड़ 83 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां हैं और 77,970 करोड़ 70 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां हैं। पूंजीगत प्राप्तियों का मतलब ये होता है कि ये वास्तव में कहीं न कहीं लोन के रूप में होती है। यानी यही इतना पोर्शन जो होता है आपका, ये राजस्व घाटे के रूप में दिखता है। यानी राजस्व प्राप्तियां तो आपकी हैं, उन पर कोई देनदारी नहीं है, वो आपकी एक तरह से राजस्व जीएसटी वगैरह से कलेक्शन से आता है। लेकिन ये जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं ये लायबिलिटी ले आती हैं, तो इसलिए इनका बढ़ना थोड़ा सा चिंता का विषय होता है। लेकिन पूंजीगत प्राप्तियों को जब तक हम इसमें शामिल नहीं करेंगे तब तक हम व्यय को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए पूंजीगत प्राप्तियां हमारे लिए जरूरी होती है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश है 3,18,884 करोड़ रुपया, जबकि स्वयं 1,66,021 करोड़ रुपए राज्य का है हिस्सा उसमें, और केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश होता है उसमें 1,52,863 करोड़ रुपया। यानी 1,66,021 करोड़ रुपया जो राज्य अपने कर से वसूलता है, यानी जो राजस्व कर राज्य लगाता है, और 1,52,863 करोड़ रुपया जो जीएसटी में हिस्सा राज्य को मिल रहा है या केंद्रीय करों में जो हिस्सा राज्य को मिल रहा है वो है। तो ये हिस्सा केंद्र द्वारा जो मिलेगा राज्य को वो है, और ये वाला जो राज्य खुद कलेक्ट करता है टैक्स लगा करके वो है। दोनों को जोड़ करके बन रहा है 3,18,884 करोड़ रुपया। ये है राजस्व का। ठीक, व्यय की बात कर लेते हैं। कुल व्यय है 5,12,860 करोड़ रुपया। हमने कई बार आपको बताया 5,12,860 करोड़ रुपए का हमारा टोटल बजट है। तो इस 5,12,860 करोड़ रुपए में 3,95,116 करोड़ रुपया जो है वो राजस्व लेखे का है, क्योंकि ये ऊपर देखिए ना 3,18,884 करोड़ रुपया तो राजस्व प्राप्तियों के रूप में है, चाहे वो केंद्र से हो चाहे राज्य से। तो इसमें 3,95,000 करोड़ रुपया जो है वो राजस्व लेखे का व्यय है, और 1,17,000 करोड़ रुपया जो है वो पूंजी लेखे के व्यय है। यानी इसको लोन लेकर के या ऋण लेकर के पूरा किया जाएगा। समेकित नीति की प्राप्तियों में कुल व्यय घटाने के पश्चात 12,302 करोड़ रुपया जो है वो घाटा अनुमानित है। यही इसी को राजकोषीय घाटा कहा जा रहा है। तो कितना है? 12,302 करोड़ 19 लाख रुपया। लोक लेखे से, यानी जो लोक लेखा के रूप में जैसे जो आपका फंड कटता है और आप अपना पीपीएफ कटवाते हैं, ये सब लोक लेखा खाते में जमा होता है पैसा, और लोक लेखा खाते का पैसा जब सरकार खर्च कर देती है तो उसको वापस करना होता है। तो वो एक तरह से उसके ऊपर एक तरह से लायबिलिटी होती है, और उस लायबिलिटी को सरकार को चुकाना पड़ता है। तो उसी की बात की जा रही है। खर्च तो कर देंगे लेकिन वो लायबिलिटी चुकाना पड़ेगा। लोक लेखे से 8,500 करोड़ रुपया सरकार अनुमान लगा रही है कि हम वहां से इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। अब कितना खर्च कर पाएंगे ये तो बाद की बात है। तो इस तरह से अगर हम कुल बात करें तो प्रारंभिक शेष 22,322 करोड़ रुपया जो है 22,322.87 करोड़ रुपए के हिसाब को अगर ले लें तो 18,520 करोड़ 68 लाख रुपया जो है ये अंतिम शेष अनुमानित है। यानी राजस्व बचत जो होगा वो 27,450 करोड़ रुपए का है, और राजकोषीय घाटा जो है वो 53,195 करोड़ रुपए। ये बहुत
ध्यान से देख लीजिएगा। जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है, यही आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है क्या, राजकोषीय घाटा। राज्य की ऋण ग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.8% अनुमानित है। यानी राज्य की ऋण ग्रस्तता, टोटल डेब्ट जो सरकार के ऊपर है, वो है 28.8% ऑफ टोटल स्टेट जीडीपी। स्टेट जीडीपी का 28.8% है। तो ये रहा यूपी का बजट। और अब नीचे हमने जो दिया हुआ है आपको दिखा देता हूं, ये इंग्लिश वर्जन है। जो मैंने ऊपर आपको हिंदी में बताया था, ये पूरा आपका इंग्लिश वर्जन में है। ये देखिए बजट साइज हमने लिखा हुआ है, ये प्रीवियस बजट का साइज लिखा कितना उससे ज्यादा है, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात की जा रही है उसको मैंने लिखा हुआ है। तो आप खुद ये सारे पॉइंट्स देखिए मैंने लिख रखे हैं, आप इसको बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। सारे पॉइंट्स को मैंने पॉइंट वाइज हाईलाइट कर दिया है। तो आप इंग्लिश मीडियम में जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो इनके लिए ये आप लिंक में जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, बड़े आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और सारी चीजें, जितने फैक्ट्स मैंने बताए थे कि कहाँ कहाँ पर यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की जाएंगी, फोरेंसिक यूनिवर्सिटी कहाँ एस्टेब्लिश होगी, टोटल ये देखिए ला यूनिवर्सिटी प्रपोज्ड है प्रयागराज में, आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में प्रपोज्ड है, इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बस्ती और गोंडा डिस्ट्रिक्ट में प्रपोज्ड है। तो ये सारी चीजें, ये देखिए पुलिस मॉडर्नाइजेशन पर 122 करोड़ रुपए का, ये सारी जो चीजें मैंने है, एक एक फैक्ट्स को मैंने यहाँ पर आपको इंग्लिश वर्जन में भी दे दिया है। ये देखिए 38 फॉरेस्ट विलेज ऑफ मंटानिया, मुसहर, कोल एंड थारू ट्राइबल्स were declared as revenue village so that the poor of these villages settled in forest can get basic facilities like housing, medical, education, roads, electricity and ration cards। तो ये सारी चीजें मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए भी आपको दे दिया है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, और एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि सुन करके आपको जो याद हो जाएगा ना, वही आपके काम का है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बड़ी मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।